शुरुआत करते हैं उस खबर से जो देश में सबसे बड़े जेर बहस का मुद्दा है, जिस पर हंगामा चारों तरफ बरपा है। हम बात करेंगे जासूसी कांड से। जासूसी के जिन्न पर दरअसल देश की संसद नहीं चल सकी। संसद से भागा विपक्ष, संसद में बहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र की दुहाई की आवाज लगा रहे हैं। विपक्ष का यह काम है। राहुल गांधी कह रहे हैं उनके फोन में हथियार डाल दिया गया है और जासूसी हो रही है, और इस बिना पर देश की पार्लियामेंट अब तक नहीं चल सकी। करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए देश के। आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल जिस जासूसी मामले में अब तक हंगामा हो रहा था वो अदालत में पहुंचा। वो मामला दरअसल है क्या, कौन सा वो मामला है जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में क्या था मामला, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जासूसी मामले में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी जाए। सीजेआई और जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले में कई अर्जियां लगी थी। एक अर्जी नहीं, कई अर्जियां थी इस मामले में। एडिटर्स गिल्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है इस जासूसी कांड में। कई पत्रकार और सियासी दल भी कोर्ट पहुंच गए, अदालत पहुंचे। ये सब तो अदालत पहुंच गए, लेकिन आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल अदालत की चौखट पर हुआ क्या, कोर्ट के अंदर हुआ क्या, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, कोर्ट के अंदर जज के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा, सबसे पहले आपको बताते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा पेगासस एक कपटी तकनीक है जो हमारी जानकारी के बिना हमारे जीवन में प्रवेश करती है। यह हमारी निजता, गरिमा और मूल्यों पर हमला है। इस पर जज ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि यह आरोप बहुत गंभीर है। अगर न्यूज़पेपर की रिपोर्ट सही है तो इस मामले में और सामग्री की जरूरत है। क्या इसको लेकर कोई आपराधिक शिकायत दर्ज हुई है, कोर्ट ने यह पूछा। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा यह सीधे सीधे सरकारों को बेचा जाता है। यह जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा यह सरकारों को बेचा जाता है, प्राइवेट एजेंसी को बेचा नहीं जाता। इसका भारत में इस्तेमाल तभी हो सकता है जब सरकार या कोई एजेंसी इसे खरीदे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा एडिटर्स गिल्ड को छोड़कर सारी याचिकाएं अखबार पर आधारित हैं। जांच का आदेश देने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। यह मामला 2019 के बाद अचानक एक बार फिर से गर्म हो गया है। हम सिर्फ अखबारों की कटिंग को कैसे आधार मान लें। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कैलिफोर्निया कोर्ट ने भी एनएसओ पर सवाल उठाया। यह गंभीर विषय है। हम चाहते हैं कि केंद्र को नोटिस जारी किया जाए और यह हार्डवेयर कहां रखा गया था, यानी जासूसी की सारी बातें कहां रिकॉर्ड हो रही थी, हार्डवेयर कहां है, वो उस बारे में जानकारी निकाली जाए। सरकार ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, यह कोर्ट ने पूछा। सरकार को यह बताना चाहिए। और इसके अलावा आपको बताएं, कोर्ट ने कहा क्या राज्य सरकारें भी इसका इस्तेमाल करती हैं। कुछ लोगों ने यह दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फोन इंटरसेप्ट किया गया है, ऐसी शिकायतों के लिए टेलीग्राफ एक्ट है, यानी उसके तहत आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इस पर जांच कराई जानी चाहिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कुछ कहा। एमएल शर्मा ने, जरा ये सुनिए। कोर्ट का कहना है न्यूज़पेपर के बेस पे पिटीशन सारी आई हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा कोर्ट का ये कहना है, उन्होंने मेरे लिए कहा आपने इंडिविजुअल पर्सन को नरेंद्र मोदी को पार्टी बनाया है, मैं आई विल रिमूव दैट नॉट ए इशू। तीसरा उनका कहना है किसी ने कोई कंप्लेंट की है, हमारे अलावा किसी ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं किया, हमने सीबीआई को कंप्लेंट फाइल किया ऑलरेडी। चौथा कोर्ट का ये कहना है कि ये जो इशू है, इस इशू को अभी हम तब तक नहीं सुनेंगे जब तक यूनियन ऑफ इंडिया इसमें रिप्लाई नहीं दे। लेट अस सी इन द नेक्स्ट वीक कोर्ट विल हियर, कोर्ट इस मैटर को सुनेगा और कोर्ट का ये कहना है किस पिटीशन को अलाउ करें किसको नहीं करें ये भी वो देखेंगे। आइए अब आपको बताते हैं इसके आगे कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में दरअसल याचिकाकर्ता ने क्या कहा वो देखिए। अब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा यह मामला ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी का फोन हैक हुआ और वो शिकायत दर्ज करा दे। यह बड़ा और बेहद बड़ा मामला है। इस मामले में कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जब हमें मामले की गंभीरता का अंदाजा हुआ तब हम कोर्ट आए। इस पर अदालत ने कहा सभी याचिकाकर्ता याचिका की कॉपी यानी प्रति
केंद्र सरकार को दें। सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही नोटिस जारी किया जाएगा। इस पर विचार करेगा कोर्ट की नोटिस जारी करे या नहीं। अब इस मामले पर अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। यानी बड़ी बात यह है, इस मामले में अब तक कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन देश की संसद का करोड़ों रुपया बर्बाद कर चुका है विपक्ष। अब तक संसद एक दिन नहीं चलने दी इसी झूठ के पुलिंदे पर। देखिए जरा रिपोर्ट। संसद में नारेबाजी कर रहे हैं, आप मानिए जैसा व्यवहार करें। नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया। सबूत मांगे सरकार। आज तक कोई एविडेंस दिया है कि इनका फोन टैप हुआ है? विपक्ष का सबूत से इनकार। पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? संसद से भागा विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र। जिस मामले में कोई सबूत नहीं, उस पर संसद ठप है। जिस मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुद यू टर्न ले लिया, उस मामले में सड़क पर संग्राम छिड़ा है। जो लोग एफआईआर दर्ज कराने से भाग रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पिछले 18 दिन से सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। विपक्ष इल्जाम लगा रहा है, सरकार इसे साजिश बता रही है। आज तक कोई एविडेंस दिया है कि इनका फोन टैप हुआ है? नो। संसद के शुरू होने के पहले कुछ नंबर मार्केट में आ गए और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा आए जिनका एंटी मोदी एजेंडा बहुत ऑब्वियस है। या विपक्ष लोग चर्चा चाहते हैं क्या? बस कीचड़ उछालना और वॉकआउट करना। बात में दम है कि आखिर संसद शुरू होने के मौके पर यह रिपोर्ट क्यों छपी, और छपी तो इसके क्या सबूत है, और सबूत नहीं है तो संसद क्यों ठप है? क्या किसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर संसद को बंधक बनाया जा सकता है? लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। नरेंद्र मोदी का काम हिंदुस्तान की सच्चाई को छुपाने का, दबाने का है। पेगासस की जासूसी कांड किसके लिए है? किसके खिलाफ आपने इसको प्रयोग किए हैं? ये तो संयोग नहीं है, प्रयोगशाला बना दिया आपने। विपक्ष जिद पर अड़ा है, सरकार भी झुकने को तैयार नहीं। नुकसान देश का हो रहा है, इसलिए पीएम कह रहे हैं विपक्ष सेल्फ गोल कर रहा है, यानी जनता के सामने विपक्ष बेनकाब हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे। और आइए अब आपको बताते हैं जासूसी के माया जाल में दरअसल कौन कौन है। कौन कौन है जो कह रहे हैं उनका फोन में जासूसी हो रही थी। आइए आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम सोचिए किसका है। सबसे पहला नाम है राहुल गांधी का, जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के। राहुल गांधी के अलावा किसका नाम है? अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं। और इन्हीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार अपने मंत्रियों के भी फोन टैप करवा रही थी। इनका ही आरोप है। इसमें अश्विनी वैष्णव के नाम है, इसमें प्रशांत किशोर का भी नाम है, और कुछ और नाम जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो चेहरे हैं जिनके फोन टैप हुए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो नाम है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। इसके अलावा जो नाम है जिनके फोन टैप हुए, उनमें कहा जा रहा है 40 पत्रकार भी शामिल हैं जिनके फोन टैपिंग हुई। कई बड़े उद्योगपति भी हैं जिनके फोन की जासूसी की गई। ये विपक्ष का हुआ है। आइए अब आपको दिखाते हैं दरअसल ये पेगासस जासूसी है क्या। बहुत दिन से आप सुन रहे हैं कि पेगासस के जरिए जासूसी हो रही है, ये है क्या? आइए आपको ये बताते हैं। दरअसल जल्दी से ग्राफिक्स देंगे इस पे।
भारत में जासूसी की रिपोर्ट मीडिया में छपी। ये रिपोर्ट मीडिया में छपी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में 50,000 लोगों की जासूसी का 50,000 लोगों की जासूसी का दावा किया गया कि 50,000 लोगों की जासूसी की गई। मंत्री, नेता, पत्रकारों की जासूसी का दावा किया गया। पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी का दावा किया गया कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसके जरिए जासूसी हुई। रिपोर्ट के बाद संसद में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और अब तक यह हंगामा जारी है। सरकार पर आरोप लगाया, सरकार ने इन आरोपों से सीधा सीधा इनकार कर दिया। बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल जिस पर दावा कर रहे थे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी यू टर्न ले लिया। हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा हमने पेगासस की लिस्ट का दावा नहीं किया, यानी जिसके नाम पर यह हंगामा चल रहा है वो खुद ही यू टर्न ले चुका है। कुछ मीडिया संस्थानों ने लिस्ट का दावा किया। तो ये था दरअसल ये पूरा मामला। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं मैं कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर है क्या है ये जिसके जरिए ये पूरा हंगामा मचा हुआ है। ये आपको बताने जा रहे हैं कि इन दिनों सुर्खियों में है पेगासस। दुनिया भर में इस पर शोर है, भारत में शोर कुछ ज्यादा है क्योंकि यहां मामला सियासी है और सत्ता में नरेंद्र मोदी है, जबकि आरोप लगाने वाले किसी भी शख्स या संगठन के पास जासूसी के कोई सबूत नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जी लगाने वालों से दो टूक पूछ लिया कि आपके पास इसके क्या सबूत हैं। सबूत तो दिखाओ, लेकिन सबूत हो तब दिखाएं। साफ है कि यह पूरा मामला गढ़ा हुआ है, प्रायोजित है, जैसा कि सरकार भी कह रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह पेगासस भला क्या है। आपको बताते हैं। पेगासस एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल की जासूसी का काम करता है। इजराइल की NSO कंपनी ने इसे बनाया है। मोबाइल की तमाम जानकारियां ये जुटा सकता है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप भी सुरक्षित नहीं है। एक मिस कॉल के जरिए, जी हां, एक मिस कॉल के जरिए ये इंस्टॉल हो सकता है, यानी आपके मोबाइल में मिस कॉल आएगी और आपके फोन की जासूसी शुरू हो जाएगी, ऐसा दावा है। आरोप है कि इसी सॉफ्टवेयर के जरिए सरकार ने मंत्रियों, नेताओं, पत्रकारों, उद्योगपतियों और एक्टिविस्ट के मोबाइल हैक किए हैं और उनकी जासूसी की है, जबकि सरकार ने इससे साफ साफ इनकार कर दिया। सरकार का कहना है कि बगैर किसी सबूत के इस तरह के आरोप लगाना एक साजिश है जो सरकार को अस्थिर करने की मंशा से रची गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे दरअसल ये काम करता है। ये जो ऐप है, ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, ये काम कैसे करता है ये आपको बताते हैं। ये दरअसल इजरायली सॉफ्टवेयर है। ये कैसे काम करता है? मोबाइल के SMS पढ़ता है। ये जो ऐप है, ये सॉफ्टवेयर है, ये मोबाइल के SMS पढ़ता है, मोबाइल के ईमेल पढ़ता है, मोबाइल की कॉल को सुनता है, बातचीत रिकॉर्ड करता है, गुपचुप फोन तक पहुंचता है और पहुंचते ही फोन हैक करता है। स्मार्टफोन हैक करने में भी ये सक्षम है। ये है ये पेगासस सॉफ्टवेयर। लेकिन इसने किसकी जासूसी की, कब की, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन देश में हंगामा बरपा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, कैसे उत्तर प्रदेश चुनाव का 2022 का सियासी एजेंडा सेट हो गया है। अखिलेश यादव आज साइकिल पर थे, साइकिल यात्रा अखिलेश यादव निकाल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखाऊं तो योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, रामलला के दर पर थे योगी आदित्यनाथ। यानी सियासी एजेंडा इन्हीं तस्वीरों के साथ उत्तर प्रदेश का सेट हो गया है। यूपी में कुछ महीनों बाद चुनाव है, अखिलेश यादव साइकिल पर निकल चुके हैं और बीजेपी बेशक राम मंदिर के नाम पर भी वोट मांगने वाली है। पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 जीतने अखिलेश यादव साइकिल पर निकले। तो योगी ने भी सियासी एजेंडा सेट कर दिया। राजनीति के सबसे बड़े दंगल में सियासी सूरमा अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, तो दूसरी तरफ सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिलेश ने जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में साइकिल रैली के जरिए अपने मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। बीजेपी की कोई काम करने की संस्कृति नहीं है। उद्घाटन किए जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं।
समाजवादियों के बनाए हुए काम ही का उद्घाटन कर रहे हैं, उन्हीं का फीता काट रहे हैं और ये जनता को कंफ्यूज करते करते खुद कंफ्यूज हो गए हैं, तभी अपराधियों का स्वागत कर रहे हैं। तो राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन और पूजन कर अपने सियासी एजेंडे को धार दे दी है। श्री राम। जाहिर है कि बीजेपी राम मंदिर को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है और 2022 के चुनाव में राम मंदिर को सियासी तौर पर भुनाने की कवायद तेज है। ठीक 1 वर्ष पूर्व इसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अयोध्या की धरती से ही प्राप्त हुआ था। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है। दरअसल अखिलेश अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस पाने की जद्दोजहद में लगे हैं। साइकिल यात्रा के जरिए अखिलेश असल में एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। साइकिल यात्रा के जरिए अखिलेश एक तरफ बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन के बहाने ब्राह्मण मतदाताओं को भी साधने की कवायद है। तो अखिलेश साइकिल चला रहे थे, योगी मंदिर में थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं। दोनों अपना अपना दांव आजमा रहे हैं। क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और क्या कह रहे हैं अयोध्या के लोग, क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग। सुनिए जरा, आज दोनों तरफ के लोगों को सुनिए। सरकारों के मुकाबले काफी अच्छा काम हुआ है योगी सरकार में। 2022 के चुनाव में ब्राह्मण समाज पूरा समर्थन देने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ है। योगी जैसा ना कोई काम किया है ना आगे कर पाएगा। नौकरी मिली नहीं, 4 साल भागते भागते जूते भी हमारे घिस गए हैं। अब अपेक्षा हमें अखिलेश से ही है। जो भी काम किया है बहुत अच्छा किया है और अभी तक बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, आगे भी उम्मीद है इससे अच्छा करेंगे। देखिए कितने गड्ढे हैं, गड्ढा मुफ्त की बात हुई थी, अभी तक गड्ढे नहीं पटे हैं तो हम लोग के दिल के दर्द कैसे पटेंगे। योगी जी जो है उत्तर पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व के अकेले चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी में अकेले जोगी हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा काम किया है जितना आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। बिल्कुल योगी ब्रांड बीजेपी को जिताएगा और बड़े भारी बहुमत से जिताएगा उत्तर प्रदेश में। देसी भैया एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो यूपी को विकास की ओर ले जा सकते हैं और युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। पूरा यूपी योगी जी के साथ है, हम सब साथ हैं। यहाँ पे कोई सपा बसपा किसी का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव विकास पुरुष हैं और उन्हीं का दिया हुआ एम्बुलेंस कोरोना महामारी में काम आया है। जो आने वाला चुनाव है उसमें योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा कोई चेहरा है नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं, न कोई चेहरा है, न कोई नेतृत्व है। सबको माननीय अखिलेश जी लेके चलते हैं, ना कि एक मजहब को लेके चलते हैं। उनका कोई बराबरी नहीं रहेगा, जो लड़ेगा उसके जमानत जब्त हो जाएगी योगी जी के साथ। अच्छा काम, अच्छा विकास है, अच्छा नाम है अखिलेश यादव, बहुत बड़ा नाम है। तो आपने दोनों को सुन लिया, दोनों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी का दावा है कि वो 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और अखिलेश ने आज दावा कर दिया कि वो 350 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। आइए अब आपको दोनों का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। हर पार्टी पूरा दमखम लगा रही है। कोशिश एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की है। अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं और अलग अलग टारगेट भी सेट हो रहा है। टारगेट 300 प्लस, ये देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी का टारगेट है 300 प्लस, समाजवादी पार्टी का टारगेट है 350 प्लस। लेकिन देखिए हकीकत 2017 के चुनाव में किसको कितनी सीटें आई थी वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 2017 में बीजेपी को 312 सीटें मिली और 2017 में समाजवादी पार्टी को 48 सीटें। आज टारगेट कितना दे रहे हैं? 350। उसके 2 साल बाद चुनाव हुए। 2019 में बीजेपी को 80 में से 62 सीटें आई और समाजवादी पार्टी को 80 में से 5 सीटें लोकसभा चुनाव में 2019 के। अगर लोकसभा चुनाव को हम अनुमानित ढंग से विधानसभा में कन्वर्ट करें, बदलें, तो 2022 में बीजेपी के खाते में 280 सीटें आएंगी और समाजवादी पार्टी के खाते में 60 सीटें आएंगी, 60 सीट आएगी। लेकिन दावे बड़े बड़े हैं। चुनाव से पहले नेता इस तरह के बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा था। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर कैसे
योगी के से विरुद्ध जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों का आत्मविश्वास कम होता जा रहा है। सबसे पहली नजीर अखिलेश यादव की देखिए जरा। 2022 चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। सियासी दलों के अपने दावे हैं, सारे दल अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। किसके दावे में कितना दम है चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन चुनाव से पहले ही सियासी दलों की हवा निकलने लगी। अखिलेश यादव को योगी की चुनौती के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा था योगी आदित्यनाथ को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो है अखिलेश यादव। अखिलेश ने भी कुछ ऐसा ही दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अखिलेश यादव का आत्मविश्वास डोल रहा है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बसपा के सामने भी पासा फेंक दिया। अखिलेश ने कहा है हमारी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से है, बाकी दल तय करें उनकी लड़ाई किससे है, उनकी लड़ाई सपा से है या बीजेपी से। जबकि कुछ दिनों पहले ही अखिलेश की पार्टी जोर देकर कह रही थी कि वो केवल छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। समाजवादी पार्टी ने ये फैसला किया है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा, छोटे दलों को साथ लेकर के चलने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और जिसको भी भारतीय जनता पार्टी को हराना है समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले। तो आपने अखिलेश को सुन लिया। न सिर्फ अखिलेश, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं योगी के खिलाफ ये सारे नेता आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं और बेचैनी बढ़ रही है। अब अगला नाम आता है मायावती का। वैसे अब अखिलेश और उनकी पार्टी छोटे दलों से ही बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन उतने ठसक के साथ नहीं जितना वो पहले किया करते थे। साफ है कि विपक्ष डरा रहा है। अखिलेश के इस बयान में भी सच छिपा है कि वो 2022 में 350 सीटें जीतेंगे। इतना ही नहीं, वो यहां तक कह गए कि उनकी पार्टी 400 सीटें भी जीत सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में केवल 403 सीटें हैं। ऐसे बयान डर में ही दिए जाते हैं कि 403 में वो 400 सीट भी जीत सकते हैं। केवल अखिलेश ही नहीं, मायावती भी डरी हुई है। योगी का डर ही है कि मायावती एक बार फिर ब्राह्मणों की शरण में चली गई। ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, ब्राह्मण के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं और अब उन्हें अयोध्या भी अच्छा लगने लगा है, जिस पर अब तक वो चुप्पी साधे रहती थी। कुछ दिन पहले तक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर बीजेपी को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे, योगी का बोरिया बिस्तर बांध देने की बात कर रहे थे। राजभर ने यह दावा कर रहे थे कि ओवैसी के साथ उनका गठबंधन होगा, उनकी सरकार बनेगी और 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन अभी महीना नहीं बीता, राजभर बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने लगे, छुप छुप कर मिलने लगे और अब यहां तक कह रहे हैं कि अगर बीजेपी उनकी मांगे मान ले तो वो साथ मिलकर चुनाव भी लड़ लेंगे। यह है हकीकत। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इमरान खान के नर्किस्तान की। जी हां, जिसे आप देखकर डर जाएंगे, दहल जाएंगे, सहम जाएंगे। तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा कैसे पाकिस्तान में एक मंदिर को तबाह और तहस नहस किया गया। देखिए जरा तस्वीरें, ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अगर फुल स्क्रीन में दिखाऊं, लाठी डंडों से मंदिर के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं। पहले पूरी तस्वीरें देखिए जरा एम्बियंस के साथ। पाकिस्तान का मंदिर आप देख रहे हैं। मंदिर के अंदर ये गुंडे घुसे हैं जिन्होंने मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की, शीशे तोड़ दिए, मूर्तियां तोड़ दी। ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है जिसमें किसी और के लिए रहने की कोई जगह और गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए ये इमरान के सिपह सालार आप देख रहे हैं। देखिए जरा, मंदिर के अंदर घुसे, लाठी डंडों के साथ, रॉड के साथ, लोहे की रॉड के साथ और पूरी तरह से मंदिर को तहस नहस कर दिया। ये पाकिस्तान की असली हकीकत है, पाकिस्तान का असली चेहरा है। सुनाए जरा, अगर एम्बियंस हम सुना। तो ये आपने तस्वीरें देखी मंदिर के अंदर की। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं मंदिर के बाहर की। ये देखिए मंदिर के बाहर किस तरह से मंदिर का गेट तोड़ दिया गया। लोग बाहर भी तोड़ फोड़ कर रहे थे। फुल स्क्रीन जरा ये तस्वीरें भी दिखाऊं। गेट के बाहर, आप मंदिर के बाहर देखिए किस तरह मंदिर के गेट को तोड़ा इन लोगों ने।
ये देखिए, ये पाकिस्तान का जो काला चेहरा है कि पाकिस्तान में किसी और के लिए कोई जगह नहीं, किसी मजहब के लिए कोई जगह नहीं, वो ये दिखा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमरान के तालिबानी गुंडे जिन्हें आप देख रहे हैं, मंदिर के बाहर ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। और उसके बाद क्या किया देखिए जरा। उसके बाद इन गुंडों ने मंदिर में आग लगा दी। ये तस्वीरें देखिए जरा। ये है इमरान के नरकिस्तान की तस्वीर। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाओ। पहले मंदिर में तोड़फोड़ की, उसके बाद आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीर देखने के बाद किसी को भी उस मुल्क से नफरत होना लाजमी है जिसमें इस तरह की तस्वीरें सामने आई। आइए अब आपको दिखाते हैं हुआ क्या। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दरअसल मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। पंजाब प्रांत है जो पाकिस्तान का बहुत अच्छे और पढ़े लिखे लोगों के प्रांत में शुमार किया जाता है, वहां यह हालत है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गणेश मंदिर को कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया, निशाना बनाया, मूर्तियों को तहस नहस कर दिया। अगर इस ग्राफिक्स को जल्दी से चला पाए, बाद में मंदिर को आग के हवाले भी कर दिया। इतना ही नहीं, पूरी घटना का फेसबुक लाइव भी किया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके में 100 हिंदू परिवार रहते हैं, 100। हाल ही में यह मंदिर बनाया गया था। मंदिर में कई देवताओं की मूर्तियां भी थीं और जिन्हें तोड़ के तहस नहस कर दिया गया। आइए अब आपको सुनवाते हैं इमरान खान की पार्टी के सांसद, जो कि एक हिंदू नेता है, हिंदू सांसद हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या अपनी सरकार, अपनी पार्टी के बचाव में कुछ कह रहे हैं। सुनिए जरा। मैंने फौरन आईजी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी, आरपीओ, डीपीओ सबको मैंने बताया कि ये इशू है और उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत एक्शन लिया, मगर उनके कंट्रोल में चीजें नहीं आई। आखिर जब उनको मॉब को देखा तो पुलिस भी वहां से चली गई। पुलिस के जाने के बाद मैंने रेंजर्स के लिए कोशिश की कि रेंजर्स आ जाए, फौज आ जाए, और वो जब तक पहुंचे तब तक मंदिर को जो है तोड़ दिया गया और मंदिर को आग भी लगा दी गई। वहां पे 100 हिंदू कम्युनिटी के घर है। और जरा सोचिए इस दौरान इमरान की पुलिस क्या कर रही थी। इमरान खान की नालायक पुलिस की हकीकत मैं आपको बताता हूं। इमरान की पुलिस, लोगों ने तोड़फोड़ की शिकायत की। इमरान खान की पुलिस दरअसल क्या कर रही थी, ये आपको बताने जा रहे हैं। खुद आप सोचने के बाद हैरत में पड़ जाएंगे। लोगों ने पुलिस से तोड़फोड़ की शिकायत की, यानी लोग पहुंचे पुलिस से शिकायत करने। पाकिस्तान पुलिस मौके पर देर से पहुंची। कट्टरपंथियों की भीड़ मंदिर तोड़ती रही, घंटों तक तोड़ती रही। पाक पुलिस मूक दर्शक बनी रही, केवल तमाशा देखती रही। पाकिस्तान की फौज भी बाकायदा बुलाई गई, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद किया जा चुका था। आइए अब आपको सुनाते हैं, हिंदुस्तान ने भी इस पर ऐतराज जताया है। देखिए जरा भारत सरकार ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। In Punjab province of Pakistan, the mob attacked the temple, desecrated the holy idols, and set fire to the premises. The Pakistani Chargé d'Affaires in the High Commission here in Delhi was summoned today afternoon, and a firm protest was lodged expressing our grave concerns at this reprehensible incident and the continued attacks on the freedom of religion of the minority community and their places of religious worship. और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट, इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हिंदू समुदाय ने कोर्ट में गुहार लगाई है कि किस तरह उनके मंदिर को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। हिंदू नेताओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
तो पाकिस्तान में जो हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले कई मंदिरों को इसी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। यही पाकिस्तान की असली सूरत और सीरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जन्नत कश्मीर की, जन्नत की आजादी के 2 साल की। जी हां, आपको याद होगा अब से 2 साल पहले 5 अगस्त को ही कश्मीर से 370 हटाया गया। उसके बाद कश्मीर में बहुत से बदलाव हुए। आपको दिखाएंगे क्या कुछ बदलाव हुए, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएं किस तरह जश्न मनाया गया कश्मीर में। ये तस्वीरें देखिए सर, लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये बता रहा है 370 हटने के 2 साल बाद लोगों ने किस तरह जश्न मनाया। आइए आपको वहां के लोगों से सुनवाते हैं। अब लोग कश्मीर पहुंच रहे हैं, जो टूरिस्ट और पर्यटक, वो क्या कह रहे हैं 370 हटने के बाद, सुनिए जरा। ये तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा कि 370 हटा दी। उनके हटाने से आप कश्मीर में हम रिलैक्स होकर घूम सकते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग भी काफी कोऑपरेटिव। जन्नत बोलते हैं इसको, अगर बोलते हैं इंडिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर ही है। बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे, ऐसा महसूस नहीं हुआ बिल्कुल भी कि कोई डर वाली बात है या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं हम लोग। बताएं सर, आप भी बताएं। ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह दिया। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है हमें यहाँ आके, कोई डर नहीं लग रहा हमें बिल्कुल भी। हम लोग दिन में ट्रैवल नहीं करते थे, वी यूज्ड टू ट्रैवल एट नाइट ओनली बिकॉज स्टोन पेल्टिंग बहुत ज़्यादा था। नाउ ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं है और काफ़ी लोगों का माइंडसेट काफ़ी चेंज हुआ है। 370 हटा है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इसकी वजह से मैं पीएम मोदी के जो पर्टिकुलर इन्होंने ये जो इनिशिएटिव उठाया है, इसकी वजह से आई एम एज अ पर्सन वेरी प्लीज्ड इन टर्म्स ऑफ मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी, और मैं घूमने में अब बिलीव रखती हूँ कश्मीर में। आई एम वेरी मच एंजॉइंग माई सेल्फ हियर। अब आप समझ सकते हैं कश्मीर में क्या कुछ बदला है। जो पर्यटक पहुंच रहे हैं वो खुद हकीकत बता रहे हैं। आज एक बड़ी खबर यह है कि टोक्यो में कैसे टोक्यो में भारत ने चक दिया। जी हां, 5 पदक हिंदुस्तान ने अब तक टोक्यो में भारत के नाम किए हैं। कौन कौन से वो योद्धा हैं जिन्होंने ये 5 मेडल जीते हैं, सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं एक-एक करके उनकी तस्वीरें। देखिए जरा किस किस ने पदक जीते हैं। मीराबाई चानू ने भारत के नाम मेडल किया है। इसके अलावा लवलीना ने बॉक्सिंग में पदक हासिल किया है, ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा आपको पता है पीवी सिंधु ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और अब पुरुष हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये बड़ी कामयाबी भारत के खिलाड़ियों ने आज भारत के नाम की। रवि दहिया ने रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है। सबसे पहले आपको बताऊं, जब भारतीय हॉकी टीम ने जीत दर्ज की, जर्मनी को हराया 5-4 से जर्मनी को हराया। उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन उठाया और भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत को फोन लगाया। वो पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। थैंक यू सर। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं दे दूंगा सर। 8-15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सबको बुलाया है, तो उस दिन मिलेंगे हम लोग। जरूर सर। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।